यह गजब सियासत। कोई ऑफर देने आएगा तो हिडन कैमरा लगा के उसको कैप्चर कर लेना। पहले बता रहे हैं मीडिया के सामने, अब सोचिए कौन आएगा। और मीडिया के सामने बताया जा रहा है। खैर, सियासत है। चंद्रभूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी का चेहरा है। हमारे साथ उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस का चेहरा है। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा है। और परमवीर जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो संगीता जी, ये कुछ रिकॉर्ड पुराना नहीं है? आए कैप्चर कर लेना, हिडन कैमरा रख लेना और मीडिया को बाद में दिखा देंगे। ये विक्टिम कार्ड रोज रोज अच्छा लगता है क्या? तिलक भाई, जिस तरह से बीजेपी राजनीति करती है, आपने दिल्ली की राजनीति को देखा होगा तो आपका बहुत लंबा अनुभव है चुनावों का। लेकिन क्या आपने इससे पहले ऐसा विधानसभा चुनाव दिल्ली में देखा जो लगातार गुंडागर्दी, लगातार पैसे बांटना, साड़ियां बांटना? तो किस तरह का माहौल इस बार दिल्ली के चुनाव में था, मैंने तो अपने छोटे से राजनीतिक करियर में कभी नहीं देखा जैसा इस बार माहौल देखा। नहीं तो आप बीजेपी और देश को बता के ये क्यों कह रहे हैं कि भाई रिकॉर्ड कर लेना? नहीं, देखिए जनता को पता रिकॉर्ड करके बताते ना कि हमने रिकॉर्ड कर लिया, वो भी तिलक भाई हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और भाई अगर कोई आपके मुताबिक चोरी करने आ रहा है, चोर को बता दोगे कि भैया हमने कैमरा लगा रखा है, तो ये अच्छी बात है ना। तो चोर सचेत हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं। अच्छा, तो आप यही कर रहे हो? इसका मतलब कोई आया नहीं, आप उसको डरा रहे हो? नहीं आता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ती तिलक भाई? नहीं, वो तो आपका जब मन करे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोक थोड़ी ना है। तिलक भाई, आपने क्या विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं देखी? क्या आपने उत्तराखंड में नहीं देखा? क्या आपने महाराष्ट्र में नहीं देखा? तो आप, मैं कितने जगह के बताऊं राज्य के नाम? हमने क्या, ये पहला तो वाक्य है नहीं कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। आपके विधायक को कोई कॉल क्यों आते हैं? उपाध्याय जी के यहाँ कॉल कोई नहीं आता? उपाध्याय जी क्या, क्योंकि डायरेक्ट चले जाते हैं, वहाँ बताने की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा, वहाँ तो रात को सेटिंग होती है और अगले दिन जब वो पहुंच जाते हैं तभी पता चलता है कि वो भाई सेट हो चुके हैं। अच्छा, यानी आप कह रहे हो कि आप प्रोएक्टिव हो रहे हो? जी तिलक भाई, देखिए आम आदमी पार्टी में पहले भी इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन आपने देखा होगा इस बार पहली बार हुआ जब हमारे, लेकिन ये जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के आंकड़े तो बता रहे हैं कि अधिकांश बीजेपी आ रही है। तिलक भाई देखिए, एग्जिट पोल में जो कुछ एग्जिट पोल तो ये भी बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आ रही है, कुछ तो ये भी बता रहे हैं कांग्रेस आ रही है। नहीं, लगभग मोटा मोटी मैंने देखा कि 12 एग्जिट पोल ऐसे हैं। एक मिनट संगीता, मैं 12 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिसमें से 9 में यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी आ रही है और 2 में यह दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आ रही है। एक एग्जिट पोल ऐसा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि कांटे का मुकाबला है। ठीक है तिलक भाई देखिए 2013 के आप एग्जिट पोल देखिए, फिर 2015 के भी देखिए और फिर 2020 के भी देखिए। हमें तो कभी भी नहीं दिखाया एग्जिट पोल ने कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाई है, लेकिन हमने हमेशा प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। तो इस बार भी आप देखिएगा जब 8 नवंबर को रिजल्ट आएगा और उसका हमें धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ेगा और उस दिन भी आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। ठीक, 8 तारीख का इंतजार करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन चंद्रभूषण जी, आप लोग तो 8 तारीख का इंतजार कर लेते, ये तो ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया आप लोगों ने। देखिए तिलक जी, ये इनकी हताशा और हार का, जिस प्रकार केजरीवाल जी हर वोटर से कह रहे थे हिडन कैमरे लगे हैं, ऐसा किया जा रहा है, ये हो रहा है, हर जगह टिड्डियों में बस्तियों में कैमरे लगे हुए हैं। तो ये केजरीवाल और उनके गैंग की हताशापूर्ण कुछ विषय है जो 2013 में रिपीट हुए थे, अब 2025 में भी रिपीट हो जाए। नहीं, सच में ऑपरेशन लोटस चल रहा है या फिर? तिलक जी, जनता ने पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मैंडेट दे रही है और ये लोग इतने हताश हो चुके हैं कि अपनी उसी विचारधारा और अनर्गल आरोपबाजी के चक्कर में विक्टिम कार्ड, अरे भाई अभी कल परसों चंद्रभूषण जी, अगर मगर किंतु परंतु देखिए, तमाम एग्जिट पोल तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी का वनवास खत्म हो रहा है।
ठीक, तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं एग्जिट पोल कैसे बदल जाते हैं, है ना? तो आंकड़े हैं, आंकड़ों का खेल है, लेकिन कुछ एग्जिट पोल यह भी बता रहे हैं कि कांटे की फाइट है। तो ऐसी स्थिति, अगर ऐसी नौबत आती है तो आप अंतरात्मा की आवाज लगाएंगे ना जोर से? ये तिलक जी, यहाँ पर ऐसी नौबत नहीं आएगी। नहीं, अगर आ गई तो आत्मा की आवाज वोटर के जब वोट डाल रहा था, उसी समय उसकी अंतरात्मा की आवाज ने कमल के फूल की बटन दबाई है। नहीं, इसलिए अब मैं चंद्रभूषण जी, मेरी बात समझिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2015, 2020 जहां पर एक बार आपको 3 सीटें आई, एक बार 8 सीटें आई, ठीक, तब भी तो अंतरात्मा की आवाज होगी ना वोटर की, तब तो कोई और आवाज होगी नहीं। सरकार बनाने के लिए आपकी अंतरात्मा की आवाज जोर से लगाने की वक्त आएगा तो लगाओगे कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं। तिलक जी, जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, और जो ये एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, देखिएगा 8 तारीख को ये बहुत ही सच साबित होंगे, और आम आदमी पार्टी को अभी से अपने बीच सबसे बड़ा आधार क्या है, फैक्टर क्या है? यानी कुल मिला के आप कह रहे हो ऑपरेशन नोटिस नहीं है, चंद्रभूषण जी, सबसे बड़ा आधार क्या है? देखिए, जो वोट है और जिस तबके का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, किस तबके का? परिवर्तन का वोट है, और उस परिवर्तन के वोट में आम आदमी द्वारा किए हुए भ्रष्टाचार और पिछले 5 वर्ष और उससे पिछले 5 वर्ष में केवल जनता को झूठ बोलकर बातें करना और कोई भी काम नहीं डिलीवर करना, इन सब चीजों से उठकर दिल्ली जनता ने जो फैसला किया है वो 8 तारीख को दिख जाएगा। 2025 में जो अब तक का आंकड़ा आया है वोटिंग का, वो आया है करीब 61% के आसपास, ठीक चंद्रभूषण जी, और 2020 में यह 63% के आसपास था, यानी लगभग 2% कम। ये कम वोटिंग के पीछे आपको क्या संदेश दिखाई दे रहा है? देखिए, आपने आंकड़ों में भी देखा होगा कि ये कम वोटिंग किन क्षेत्रों में हुई है। हाँ। कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर ये कम वोटिंग किन सीटों पर की गई है। और देखिए, केजरीवाल ने जिस प्रकार से बहुत सारे तबकों को अनछुआ किया, उन्होंने वहां पर जाना तक अपने को ये नहीं समझा कि मुझे दलितों के बीच में जाना चाहिए, मुझे मुसलमानों के बीच में जाना चाहिए, मुझे इस तबके के बीच में जाना चाहिए। केजरीवाल ने उन लोगों से अपने आप को दूर किया है, और वो जो कम परसेंटेज वोट पड़ा हुआ है, ठीक, यानी आप ये कह रहे हो आपको ऑपरेशन नोटिस की कोई जरूरत नहीं है, यही कह रहे हो ना कुल मिला के? जी, हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो? अगर न मगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी, और भाजपा आ रही है और आपदा जा रही है। उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, हाँ भैया बताइए। सर हम क्या बताएं, आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं, वो आंकड़े भी यही बता रहे हैं ना, आप 3 में ना 13 में कह रहे हैं कि भाई ये लड़ाई जो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की थी, वही लड़ाई दिखाई दे रही है। आपको कोई भी ज्यादा से ज्यादा 1 सीट दे रहा है, उससे ज्यादा नहीं दे रहा। पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि बार बार आप ऑपरेशन लोटस कह रहे हैं। हाँ हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस से ज्यादा जरूरी ऑपरेशन ट्रंप की जरूरत है। इस समय जिस तरह से हमारे भारतीय नागरिकों को एक अपराधियों जैसा बांध कर लाया गया अमृतसर एयरपोर्ट पर, और हमारी संप्रभुता को चेत पहुंचाया गया, चुनाव हमारी संप्रभुता को चेत पहुंचाया गया, और ऑपरेशन लोटस चलाने की बात कर रहे हैं। उस तरह की बात के बाहर कहाँ जा रहे हैं? ये विशेष रूप से जरूरी है, जिस तरह से आप कह रहे थे विश्वगुरु बहुत कागज में है और ट्रंप की दोस्ती है,
तो कब ये कहा कि व्यक्ति निकालेंगे जब हमारे यहाँ आकर आपने अच्छी बात कम सरकार का है तो कल फिर आपको एक मिनट उपाध्याय जी, एक मिनट चंद्रभूषण जी प्लीज एक सेकंड। उपाध्याय जी देखिए मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, एक मिनट रुकिए। आपने बहुत वैलिड सवाल उठाया है, ठीक, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से मैं चंद्रभूषण जी से वो सवाल का जवाब लूंगा। और मुझे मालूम है कि परमवीर जी भी बहुत राजनीतिक विद्वान हैं और विदेश मामलों के जानकार भी हैं, ठीक, वो भी इस विषय पर अपनी बात को रखेंगे। बहुत वैलिड पॉइंट उठाया आपने, लेकिन विषय आज दिल्ली चुनाव है, मैं उसको लूंगा, बिल्कुल कार्यक्रम का हिस्सा बनाऊंगा जो आपने सवाल उठाया है, बहुत वैलिड है, ठीक, हाँ, लेकिन आप दिल्ली चुनाव पे आ जाइए, दिल्ली चुनाव के विषय पर आइए कि ना आप 3 में ना 13 में तमाम एग्जिट पोल ये कह रहे हैं, मैं नहीं, बुरा मत मानिएगा बस। मैं आपको पूरा भरोसा दिला रहा हूँ कि मेरे बिना कोई सरकार दिल्ली में नहीं बनेगी। नहीं, कोई का मतलब क्या हुआ, बीजेपी को समर्थन दोगे क्या? नहीं, बीजेपी का समर्थन नहीं मिल सकते। जिस बीजेपी लोग हमारे विधायक को सफर कर रहे हैं और हिडन कैमरा हम लगाएंगे, यानी कुल मिलाकर एक बार फिर से आप कट्टर भ्रष्टाचारी राहुल गांधी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को समर्थन दोगे? हम तो प्रयास कर रहे हैं, अभी हम लोग की उम्मीद नहीं है कि हम लोग सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, सरकार कौन सी बात नहीं, अब देखिए, अब चुनाव तो हो गया, मतदान पे तो कोई असर पड़ना नहीं है। ईमानदारी से बताओ ना, अब क्यों उपाध्याय जी ऐसी बात बोलो जो सबके गले उतर जाए। नहीं, मुझे बताइए, चुनाव आगे पार्टी में आएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं तो आप कितना अनुमान लगा के चलो, 70 जीत जाओगे? तो मैं वही पूछ रहा ना, कितनी जीतोगे? आप खुद ही कह रहे हो 25 से 30 के बीच में हम अनुमान लगाएंगे हैं? 25 से 30 के बीच में हमारी सीट आने की पूरी संभावना। नहीं, मैं आम आदमी पार्टी की नहीं पूछ रहा, मैं कांग्रेस की पूछ रहा हूँ। कांग्रेस की कुछ बता रहा हूँ, कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन और पूरी संभावना है कि 2013 की स्थिति भी बन सकती है। 2013 में जिस तरह संसद सरकार बनी थी, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी, तो स्थिति भी आ सकती है, तो उस तरह परिस्थिति देखा जाएगा क्या होता है। अब ये लोग बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सरकार बना ले, गलत बात है। नहीं, तो आप अपनी 20 से 25 सीटें कह रहे हैं या आम आदमी पार्टी की? कुछ समझ नहीं पा रहा। नहीं, अपनी। तो फिर आम आदमी पार्टी का कितना अनुमान लगाया आपने? अब उनका अलग बात है, मैं अपने जिम्मेदारों में अपना चुनाव लड़ा हूँ, अपने दल से वापस लाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के चेहरे पर हम मेहनत से चुनाव लड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं। तो ये किस पंडित जी से निकलवाई कुंडली आपने? नहीं, पंडित जी की जरूरत नहीं है, एग्जिट पोल पर मत जाइए, एग्जिट पोल पर ये तो बहुत आता है। लोकसभा चुनाव में भी 450-60 दे रहे थे, 240 पर आ गए, हरियाणा में हमको सरकार करवा रहे थे। अच्छा, ठीक। उपाध्याय जी फोन प्लीज कान पर रहिए। संगीता जी, मैं परमवीर जी के पास जाऊं। कुल मिलाकर ये है, इनका कहना ये है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। अब मुझे नहीं मालूम कौन सा आधार है, वो नहीं बता रहे, लेकिन कह रहे कि 20 से 25 तो हम भी लेकर आ रहे हैं। देखिए तिलक भाई, आप 2020 का चुनाव देखें तो एक भी सीट नहीं मिली थी। तो देखिए, आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। आप 8 नवंबर को देख लीजिएगा। इनके बिना किसी की सरकार बन रही है या नहीं बन रही ये हमें नहीं पता, लेकिन हम प्रचंड बहुमत से आएंगे और सरकार बनाएंगे, ये हम कह सकते हैं दावे के साथ, क्योंकि दिल्ली की जनता ने मुद्दों पर वोट किया है और आम आदमी पार्टी ने उन पिछले 10 सालों में मुद्दों पर काम करके भी दिखाया और जो भी अब कहा वो भी आगे पूरा करेगी और जनता को विश्वास है दिल्ली की जनता को। परमवीर जी, मैं आंकड़ों के साथ आपके सामने प्रश्न रखूंगा। मैंने जिक्र किया था चंद्रभूषण जी से कि 2025 का जो अब तक का आंकड़ा आया है दिल्ली वोटिंग का, क्योंकि कई बार हुआ है कि 2 दिन बाद भी चुनाव आयोग का आंकड़ा बढ़ जाता है, लगभग 61% के आसपास वोटिंग हुई है पूरे दिल्ली में, और 2020 में जो आंकड़ा आया था वो करीब 63% के आसपास था, उससे कम। 2020 के मुकाबले 63 सीटों पर कम मतदान हुआ है, 63, और 2020 के मुकाबले 7 सीटों पर ज्यादा वोटिंग हुई है। 7 सीटों पर, महज 7 सीटों पर ज्यादा वोटिंग हुई है।
और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है जिस पर सबको गौर करना चाहिए, एससी आरक्षित सभी 12 सीटों पर कम वोटिंग हुई है। एक और दिलचस्प आंकड़ा दे रहा हूं, फिर आपका कमेंट लूंगा। मुस्लिम बहुल 12 में से 11 सीटों पर कम वोटिंग हुई है। ओवर टू यू परमवीर जी, क्या संकेत और संदेश? तिलक जी देखिए, हर चुनाव में वोटिंग पैटर्न अपने आप में डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो इसका अनुमान लगाना, एक तो सटीक लगा देना मुश्किल होता है, लेकिन ये दिखाता है कि निराशा थी चुनाव के प्रति, निरस्ता थी, या आपका वोटर का रुझान कितना था। जैसे एक पॉपुलर नैरेटिव है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि जनता बदलाव चाह रही है, या बहुत कम होता है तो निरस्ता थी। जैसे कश्मीर वगैरह में होता था, बाकी जगहों पर भारत में नहीं देखा गया कि इतना कम हो जाए वोटिंग। दोनों ही चीजों में सत्ता पक्ष के लिए खतरे की घंटी होती है, दोनों ही चीजों में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। एक बहुत पॉपुलर हो रहा है वीडियो, सोशल मीडिया पे चल भी रहा है, पॉपुलर मुस्लिम क्लरिक है, मुस्लिम स्कॉलर कह सकते हैं, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी करा कि मैंने भाजपा को, बीजेपी को वोट किया, बीजेपी को वोट किया। बहुत लोगों ने देखा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी कारण भी बताया कि क्यों वोट करी है। उन्होंने खुद ने करी है, किसी को करने के लिए नहीं कहा था। वो बोले कि हम परेशान थे इस चीज से कि केजरीवाल जी इतने मजबूर हैं जब कि काम नहीं कर पाते, तो जिनसे काम लेना है उनको वोट दे दो। और हम लोगों ने इस चीज को नैरेटिव हम और आप भी खत्म कर सकते हैं। ये मुस्लिम बाहुल कह देना सीटों को, या जो सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है उनको ये मान लेना कि वहां पे केवल शेड्यूल कास्ट वाले लोग ही वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है साहब। सीटें तो रिजर्व की जाती है, वो रोटेशन में होती है। तो जहां पर केवल कैंडिडेट की सीट रिजर्व हुई है, वहां पर पॉपुलेशन सारी होती है। या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जिनको कहा जाता है, अगर आप वोटिंग का वो देखेंगे परसेंटेज, मैक्सिमम 30-35% तक वोटिंग वोटर लिस्ट में 30-20% मुस्लिम होते हैं, बाकी तो और भी शेड्यूल होते हैं, माइनॉरिटीज होते हैं। लेकिन जो ये निरस्ता होती है इन सीट्स के ऊपर, जहां 63 सीटों पर दिखाई दिया है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, वहां निरस्ता थी। खाटी वोटर चाहे किसी पार्टी का हो, उसके साथ मजबूरी होती है, वो घर नहीं परमवीर जी, वो मुस्लिम बहुल इलाका इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वही एक तरफा वोट वाली कहानी होती है ना, फिर वहां पे आम आदमी पार्टी कहती है कि नहीं ये तो हमारी तरफ आया वोट, इसलिए मैंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया। जी जी, नहीं तिलक जी, वो कहने चलने की भाषा में वही चीज है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो वहां पर हो क्या रहा है कि खाटी वोटर किसी भी पार्टी का हो, वो क्रॉस वोटिंग नहीं करता है, वो ईमानदार होता है, वो कहता है मैं घर बैठ जाऊंगा। नहीं, आप ही की थ्योरी पर अगर मैं यकीन करूं तो क्या, जैसे आप कह रहे कि भाई दलित और मुस्लिम वोटर जो आम आदमी पार्टी के पास था और 10 जो झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर था, ठीक, इस बात की क्या गारंटी कि वो कांग्रेस के पास शिफ्ट नहीं हुआ, वो बीजेपी में गया? तिलक जी, वो उसके लिए दोनों ऑप्शन खुले थे, बीजेपी का ऑप्शन भी खुला था, कांग्रेस का ऑप्शन भी खुला था। ये क्लियर हो जाएगी कि 8 तारीख को, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की तरफ बिल्कुल नहीं गया है, ये मेरा मानना है। नहीं तो फिर कांग्रेस की तरफ भी तो हो सकता है कि शिफ्ट हुआ हो। जी जी जी, जरूर हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का मैंने सर्वे देखा था, ये लगभग 20 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी खुद मान रही थी कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और 20 लेकिन परमवीर जी, क्योंकि आप विद्वान व्यक्ति हैं इसलिए आंकड़ों से ही बात कर रहा हूं। 2015 में जब कांग्रेस को 9% के आसपास वोट मिला था, तो करीब कांग्रेस को 36 सीटें ऐसी थी जो 10,000 से ज्यादा वोट लेकर आई थी, और 11 सीटें ऐसी थी जहां 20,000 से ज्यादा वोट लेकर आई थी। तब भी बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। मैं गलत तो नहीं? जी तिलक जी, देखिए समय बदलता है, काल चक्र भी बदलता है। उस टाइम की कांग्रेस और उस टाइम की बीजेपी में जमीन आसमान का अंतर है आज। जो स्थिति कांग्रेस की जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, बीजेपी तब भी नीचे स्तर पर थी, हाशिए नहीं कहा जाएगा। लेकिन उसके बाद 2014 के कालखंड के बाद बीजेपी का ग्राफ बहुत बड़ा, लेकिन कांग्रेस उतना रिटेन नहीं कर पाई है। वो इस बार के चुनाव में कम बैक करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस दलित और मुस्लिम वोट अगर आम आदमी पार्टी के काट पाई तो इसका नुकसान इतना होगा कि सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। मुझे तो लगता है आम आदमी पार्टी के लिए दोनों ही स्थिति में समस्या है। अगर वो वोट बैंक बीजेपी की तरफ, ये खतरे की घंटी है, परमवीर जी कह रहे हैं। संगीता जी सुनाई दे रही है आपको खतरे की घंटी? देखिए तिलक भाई, 2015 में भी मोदी जी की लहर थी। ऐसा नहीं था कि मोदी जी के नाम पर ही हर चुनाव बीजेपी लड़ती है।
क्योंकि लोकल शहरों के नाम पर कभी भी बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती। और दिल्ली में भी आप 2015 का चुनाव देखिए, चाहे आप 2020 का चुनाव देखिए। 2015 में तो मोदी जी का क्या कद था और उस समय कितनी लहर थी, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। और 2020 में भी आप देखेंगे उस समय भी मोदी जी की लहर थी। नहीं, जो आपका कोर वोटर है जिसका जिक्र परमवीर जी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका अगर एक कोर वोटर छटका तो इसका नुकसान आपको इतना होगा कि सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। वो दलित और मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे हैं, यही है ना परमवीर जी? नहीं, बिल्कुल परमवीर जी कह रहे हैं, मैंने सुना तिलक भाई। देखिए, अब हमने इस बार जो आंकड़ा लगाया है कि हमने पहले 67 सीटें हम लेकर के आए, फिर हमारी 62 सीट थी, लेकिन इस बार सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार हम फिर भी बनाएंगे। हमने जो 50 और 60 का अपना अनुमान लगाया है। तिलक जी देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि वोटर किसी भी पार्टी का, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो बदला मजदूर किसी का नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस से जो वोट बैंक अपनी तरफ किया था, वो अपने वादों के सर पे लिया था। वो कोई अरविंद केजरीवाल जी की महिमा मंडल देखकर नहीं आए थे। जो उनका उस समय का पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपको बिजली पानी सुविधाएं जो दिखाई थी, वो मिली भी थी उनको कुछ हद तक। लेकिन उसके बाद जो पार्टी गिरी हुई है, उसने इस बार उसको बैठो बना किया है। वोटर परमानेंटली बदला मजदूर बनकर बैठा नहीं रहेगा। लगातार जीत रही थी, लेकिन दिल्ली में उसे 8 सीटें केवल मिलती हैं। तो आप देखिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की जनता का बेहद भरोसा है। और मोदी जी की लहर के बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन देखिए परमवीर जी, हमने काम करके दिखाया है और आम आदमी पार्टी ने हमेशा इसी पर वोट मांगा है कि हमने काम किया हो तो हमें वोट दीजिएगा। और आप देखिए कि जहां भी बीजेपी की सरकार है, क्या वो बीजेपी सरकार दे पाए, या जहां कांग्रेस की सरकार है वो चीज दे पाए। तो देखिए, जनता का जो भरोसा है वो भी जीतना होता है। तो दिल्ली की जनता ये भी देखती है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्या वहां वो उन्हें मिल पा रहा। उत्तराखंड एक ऊर्जा प्रदेश है, लेकिन वो फ्री बिजली उत्तराखंड को मुहैया नहीं करा पा रहे, तो दिल्ली को क्या देंगे? तो आप ये भी देखना पड़ेगा। तो जो जनता है वो अपने बारे में सोच कर भी वोट करती है कि उसको क्या फैसिलिटी मिल रही है। उसको आज अगर 25,000 उसके घर की बचत हो रही है तो जल्दी से परमवीर जी, जल्दी से उपाध्याय जी फिर आ रहा हूं के पास। मैं तूतू में मेरी जाऊंगा। एक शेर है, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वाले का जज्बा भी नहीं बदला। तस्वीर नहीं बदली, शीशा भी नहीं बदला, नजरें भी सलामत है, चेहरा भी नहीं बदला। बेमस्त हवाओं के हर लहर की साजिश की, ख्वाबों के जंजीरों का नक्शा भी नहीं बदला। अब आप ये कहानियां सुनाए जाए तो ये टीवी डिबेट तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर जनता के बीच में जाते हैं ना, जब हम तो आपसे क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपके ही नेताओं के सामने भीड़ में अब शब्द कहे जाते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो अपनी नाराजगी जनता दिखा देती है। अगर फिर भी आप लोग आंखें मूंदे रहे, फिर भी आप बोले कि गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब करें, तो ये समझ में नहीं आती है। एक मिनट उपाध्याय जी रहेंगे। उपाध्याय जी, क्या वाकई में जो परमवीर जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी डिलीवर नहीं कर पाई जो वादे उसने किए थे जनता के साथ? हर बार यही बहाना कि हमें कुछ करने नहीं दिया गया, और फिर वो पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई वाली छवि थी और भ्रष्टाचारी खुद साबित हो गए। ये तमाम मुद्दे आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं चुनाव में झटका दे रहे हैं, और इस बात की क्या गारंटी कि वो वोटर जो आपके थे वो वापस आपके पास लौट कर आए? तिलक जी देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस एजेंडे पर 2013 में चुनाव अच्छा प्रदर्शन किए थे, 15 और 20 में अच्छा प्रदर्शन किए, उस एजेंडे पर ये जनता के सामने विश्वास पर नहीं कर पाई। और इधर 10-11 साल में जनता, दिल्ली की जनता ने ये बैठ गया कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन खुद भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं। और इधर भी जो लेकर घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ। उपाध्याय जी फोन अगर पास ले आएंगे तो ऑडियो आएगा आपका, वरना फिर मैं चंद्रभूषण जी के पास जाऊंगा। नहीं, अब आ रहा है, हटाने के हमको भी जी सुनाई दे रहा था। आप बताइए। हाँ जी, अब रखिए अपनी बात। बोलिए उपाध्याय जी। जी ऐसा है तिलक जी कि जनता ने जिस तरह से उन्होंने शराब घोटाला में तो जेल गए, तो हमारी पार्टी द्वारा लाया गया था, और जिस तरह से कैद की रिपोर्ट को ये दबाए रहे,
कैग की रिपोर्ट को दबाए गए और बार बार केंद्र सरकार काम नहीं करने देने। भाई शीला दीक्षित भी तो केंद्र सरकार के सामने काम किया, बीजेपी भी रही और कांग्रेस भी रही केंद्र में। लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि जनता ने आपको भी विकल्प के तौर पर नहीं चुना। नहीं, आप चुनाव देखिए, परिणाम आ जाए, लेकिन हमारे वोटर हमारी तरफ आए हैं। देखिए हाँ। आप कह रहे हैं दलित और मुस्लिम बाहुल एरिया में वोट कम पड़ा, इसका कारण यह भी हो सकता है कि देखिए कहीं भी 80-90% वोट पे जल्दी पड़ता नहीं है, और जो वोट देने वाले सक्रिय मतदाता के हो सकता है उनका नाम काट दिया गया हो, तो वो वोट देने कांग्रेस के लिए नहीं गए हो। होने में तो फिर सर चाची की भी मूछें होती तो चाचा हो जाते जी। नहीं, होने में तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, हमारे वोटरों का नाम काट के बाहर कर दिया गया और वो जो वोट डालने वाले हैं वो नहीं जा पाए, ये भी कारण हो सकता है कि कम मतदान। नहीं सर, हार के तो 100 बहाने हैं, आप जो बहाना ढूंढना चाहे मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नहीं, बहाना ही बाकी तो कुछ नहीं, ईवीएम तो है ही बेचारी। नहीं देखिए, ईवीएम कोई स्वयं नहीं गलत हो जाती है, करने वाले लोग होते हैं ना भैया। चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष है, आपने देखा किस तरह से पैसे रुपए बांटे गए दोनों पार्टियों द्वारा। दोनों पार्टियों ने पैसे का दुरुपयोग किया है वोट खरीदने के लिए। वो रोजगार तो देंगे नहीं, ये सोचते हैं रोजगार देना होगा कि उपाध्याय जी आप नारे लगा रहे हैं, मैं आपसे लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं, आप नारे लगा रहे हैं। 80,000 रुपया देना पड़ेगा महीने, तो क्यों हम 80,000 से 10,000 बांट के आज वोट खरीद लें, और वो नौकरी जिसको देंगे वो देगा कि नहीं देगा। तो ये पद्धति पे दोनों पार्टियां चलती है, निश्चित रूप से आप 8 तारीख को आगे दीजिए। परमवीर जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, उसी को कोड करके आगे जा रहा हूं चंद्रभूषण जी के पास जी। उन्होंने कहा कि वोटर किसी की पोती नहीं है, कोई ये सोचे कि ये हमारा ही वोटर है तो आप लोग गलत सोचते हो। इसके 3 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं यूपी की सियासत से। एक उदाहरण घोसी में उपचुनाव हुआ, कितना बड़ा संदेश गया, यूपी की सियासत पर सीधा उसका असर पड़ा परमवीर जी, गलत तो नहीं कह रहा। बीजेपी चुनाव हारी, ठीक। उसके बाद दूसरा एक बहुत बड़ा उदाहरण जिसने यूपी की सियासत पर असर डाला, कुदरकी, मुस्लिम बहुल इलाका, जहां सपा सपने में भी नहीं सोच सकती कि हम हारेंगे, बीजेपी वहां जीती। अब एक तीसरा बहुत बड़ा उदाहरण मिल्कीपुर, जिस पर चर्चा कम हो रही है, लेकिन इसका चुनावी नतीजा भी यूपी की सियासत पर बहुत असर डालेगा। गलत तो नहीं करा परमवीर जी? जी। तो इसलिए परमवीर जी ने कहा, संगीता जी, उपाध्याय जी, इस बात को चंद्रभूषण जी सबको समझना होगा। कोई ये सोच के चले कि ये वोटर हमारा ही वोटर है तो आप लोग गलत सोचते हो। पब्लिक समझदार है। खैर चंद्रभूषण जी, इन तमाम वोटिंग के आंकड़ों के आधार पर आपको सबसे ज्यादा उम्मीद की किरण कहां दिखाई देती है और क्यों? आंकड़ों के आधार पे। तिलक जी, जिन आपने जो पैटर्न दिखाया है, जो बताया है, उसमें एक एज ग्रुप है, एक मैच्योर लोग हैं, और जो 27 साल पहले भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता से बाहर हुई थी और कांग्रेस आई, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई है, जो पिछले 10 वर्षों का आम आदमी पार्टी का कार्यकाल रहा, उसने दिल्ली की जनता को बहुत निराश किया, और वो दिल्ली की जनता 5 वर्षों में और ज्यादा निराश हुई। वो किसी भी बिरादरी के लोग हो, किसी भी समाज के लोग हो, या किसी भी एज ग्रुप या वर्ग के लोग हो, जो नौकरी पेशा में थे, जो प्राइवेट नौकरी करते थे, या जो और भी काम करते थे। तो ओवरऑल जो दिल्ली का इस बार का वोटिंग का पैटर्न आएगा, वो आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दिल्ली की जनता ने निर्णय क्यों लिया, और उस जनता में किस वर्ग के लोग हैं जो तरक्की चाहते हैं, जो विकास चाहते हैं, जो दिल्ली को आगे ले जाना चाहते हैं। वो केजरीवाल के इन भ्रमक और झूठे तथ्यों से परेशान हो चुके हैं, और उन्होंने ये निर्णय लिया। देखिए, अभी परमवीर
फिर जिन्हें एक जिक्र किया कि जिस प्रकार मुस्लिम कम्युनिटी ने केजरीवाल के प्रति आक्रोश है, ये हमने भी सुना और देखा है पिछले दिनों से कि वो वहां जाना नहीं चाह रहे थे। उनके लिए जो योजनाओं का था उसका पेमेंट तक नहीं हो पाया मौलवियों को। तो बहुत तरह की चीजें तो जो आप तो दोगे ना मौलवियों को पैसा? जी आप तो दोगे ना? मैंने क्या कहा, जो चीजें लागू की गई है हाँ। या जो चीजें हमारे उसमें कही गई है वो हम पूर्ण करेंगे। नहीं, आप मौलवी को दोगे पैसा ठीक कि है। नहीं दोगे? अरे भाई, जो जिसको योजनाओं में शामिल किया गया है तो उसको योजना के अनुसार जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे? हाँ, दोगे ना? मैं वही पूछ रहा हूं आपसे। ये जो भ्रम फैलाने का काम दिल्ली में हाँ। डर के आगे जीत है कि जो बात कही जाती थी वो वोटर ने डर के आगे काम किया है और वो जीत भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है। ये तो जो यानी डर आप पैदा किया कुल जा मिला रहा के था ये कह रहे हो वोटर कि के, बटन इतनी जोर से दबा जैसे पिछली बार आपने कहा था कि करंट शाहीन बाग तक पहुंचा। अब नहीं बोलोगे? नहीं, अच्छा, आप नहीं बोलोगे, करंट ठीक। का शाहीन बाग ने सही उपयोग किया है। यदि किसी के पास करंट पहुंचे तो हाँ। उसका बल्ब जलना चाहिए। अच्छा, तो इस बार शाहीन बाग में इस बार बल्ब जल गया ध्रुवीकरण है। करने की कोशिश कम की चंद्रभूषण जी, है ना? नहीं, देखिए फिर वही बात, देखिए केजरीवाल जी पहले से ध्रुवीकरण कर रहे थे। उन्होंने एक भी सभा मुस्लिम जो बहुल क्षेत्र है वहां नहीं की, आप समझ लीजिए। अच्छा, आप केजरीवाल की एक सभा बता दीजिए। संगीता जी, ऐसा था क्या? हुई क्या शाहीन बाग में एक आम सभा? आदमी पार्टी वहाँ के लोग कह रहे हैं की कि धर्म की मतलब भी आदमी है, राजनीति नहीं करती। ये राजनीति हमेशा बीजेपी करती है कि जब भी चुनाव आता है तो आपने हर राज्य में देखा कि किस तरह से धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है। आम आदमी पार्टी केवल काम की राजनीति करती है, मुद्दों की राजनीति करती है, और वही लगातार अभी भी आपने दिल्ली चुनाव के दौरान देखा होगा कि हमें जो योजनाएं लेकर के आनी थी हम वो लेकर के आए, हमने जो काम किया उनके बारे में बताया। ये धर्म की राजनीति हम नहीं करते, बांटने की राजनीति हम नहीं करते, हम राजनीति को बदलने आए थे। हमने ये बात कही और उसको बदल करके दिखाया दिल्ली में। आप देखिए ना, दिल्ली के स्कूल 22,000 से ज्यादा कमरे बन गए, 12,000 से ज्यादा स्मार्ट क्लासेस बन गए। आज आप वहाँ के हॉस्पिटल्स देखिए जो वहाँ फ्री इलाज लोगों को मिल रहा है, चाहे अब हम संजीवनी योजना ला रहे हैं। तो ये जो बांटने की राजनीति है ये हमेशा से बीजेपी करती आई है, और इस बार उन्होंने दिल्ली में ये पैतरा नहीं अपनाया, इस बात का ताज्जुब है, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि ये दिल्ली की जनता इस पर विश्वास नहीं करती, बहुत समझदार है, दिल्ली में ये नहीं चलेगा। तो वो इससे थोड़ा सा उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति को कम करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए दिल्ली में किस तरह से पैसे बांटे गए। आपने भी कई वीडियोस देखे होंगे, प्रदेश वर्मा के इलाके में आपने देखा होगा, लगातार ये वीडियो जो है वो नहीं, आपके नेताओं के लिए आ रहे थे मैडम, ऐसा नहीं है, आपके नेताओं के थोड़ी ना छुपे और हुए थे। जब कई चुनाव हुआ उस समय भी आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी पर तो सारी ताकत आजमाई गई है बीजेपी की। इस चुनाव की एक और खासियत रही, किसी एक मुद्दे पर चुनाव केंद्रित नहीं रहा। मतलब केजरीवाल जीते या हारे एक अलग, लेकिन इस पर पूरे चुनाव पर एक अलग से स्टडी होनी चाहिए। नहीं कि केजरीवाल ने कैसे पूरे चुनाव को एक मुद्दे पर टिकने ही नहीं दिया और बीजेपी को अपनी पिच पर आकर खिलाया, उनकी पिच पर आकर नहीं खेले। नतीजा कुछ भी हो मैं ये नहीं जानता। नहीं परमवीर जी, इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? इत्तेफाक रखता हूँ तिलक जी, लेकिन मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। हाँ। दिल्ली का चुनाव इस बार का मुझे तो ऐसा लगा जैसे डीयू का चुनाव होता है, कोई हाँ। मुद्दा ही नहीं होता। डीयू के चुनाव में क्या हो रहा था कि गाड़ियों पे सीटों छतें खोलकर खड़े होते हैं, करोड़ों की गाड़ियां होती है और बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट वेलफेयर की, जिसकी अटेंडेंस कम होगी वो भी ग्राम में बैठ पाएगा, प्रैक्टिकल में सबको पूरे नंबर लगेंगे। तो कुछ चुनाव इस बार का था, ये झुंझलाहट थी। में देखिए केजरीवाल जी का इस बार का विजन जो था चुनाव का, वो हमेशा शूट एंड स्कूल पॉलिसी के ऊपर था। यमुना में पानी में जहर मिला दिया हरियाणा में, या बीजेपी आएगी सारी योजनाएं बंद कर देगी, फ्री बिजली बंद हो जाएगी, इस तरीके की योजनाएं बना रहे थे। क्योंकि हो क्या रहा था, उनके पास सॉलिड ग्राउंड कोई था ही नहीं इस बार। करप्शन का जिसका वो बहुत अच्छे से लेकर चलते थे 2013 के समय से, वो लेकिन कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करना ठीक रहेगा या वाकई में कांग्रेस है ही नहीं कई पिक्चर में जो एग्जिट पोल बता? बिल्कुल नहीं ठीक रहेगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपके साथ ही डिबेट में मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस ही आम आदमी पार्टी का तारनहार बनेगी। और चाहे कुछ भी कहा होगा राहुल गांधी जी ने, जब चक्की पीसिंग के साथ बीजेपी जा सकती है तो इतना तो कुछ गलत कहा ही नहीं। अगर कुछ स्थिति बन जाएगी तो दोनों भाइयों को सुलह करनी पड़ेगी, और दोनों एक दूसरे के पूरक है।
ना तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी के गठबंधन जा सकती है, ना आम आदमी पार्टी को बीजेपी देगी। तो बचे कौन फिर खेल में? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो और कांग्रेस को अगर आम आदमी पार्टी या बीजेपी भी कम करके आके, ये जो नारा था ना कांग्रेस मुक्त भारत, ये पॉसिबल नहीं है। साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, और उपाध्याय जी वो ये कह रहे हैं जो कांग्रेस है वही आम आदमी पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी है वही कांग्रेस है, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही है। नहीं देखिए तिलक जी, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ क्या? नहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोड़ दीजिए आप, वो जनता सब देखती है, इतना बेवकूफ थोड़ा समझो जनता को। नहीं देखिए, और इस गठबंधन को विधानसभा स्तर पर तोड़ने का काम जो है केजरीवाल जी ने किया। तो ये चुनाव निश्चित रूप से दिखाएगा कि कांग्रेस पार्टी को हल्के में लेने से, निश्चित अगर एग्जिट पोल सही होता है तो हल्के में लेने से क्षेत्रीय पार्टियों का नुकसान होगा और इंडिया गठबंधन का नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी कमजोर नहीं है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटी, गरीब, कमजोर वर्गों की आवाज लगातार। नहीं मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। कुल मिला के संगीता जी ये कह रहे हैं उपाध्याय जी कि आप लोगों ने जो कसम खाई थी, एक मिनट में उपाध्याय जी क्लियर कर देता हूं, आप लोगों ने जो कसम खाई थी कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करके रहेंगे, वो ये कह रहे हैं कि हमने अंदर ही अंदर कसम खाई थी कि आपको सत्ता से बाहर करेंगे दिल्ली। हमने नहीं, हाँ बड़े दूसरे लोग, ये तो कहीं आम आदमी पार्टी कहीं रहे थे। तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये कह रहे हैं। भाई देखिए, पार्टी किसी को कुछ नहीं छोड़ती। चुनाव में हमेशा जनता जनार्दन होती है और जनता ही भगवान होती है। जब वो 400 पार के नारे पर 240 सीटों पर बीजेपी को टिका सकती है, तो देखिए जनता ही सब कुछ है और जनता ने ही वोट दिया है। ये कांग्रेस बीजेपी नहीं है किसी को हटाने वाले। और जनता का जो भी मैंडेट आता है वो हर पार्टी को स्वीकार करना पड़ता है और वही स्वीकार्य होता है। तो देखिए जनता ही भगवान है, जनता को चुनना है कि वो आम आदमी पार्टी को शिखर पे पहुंचाने का काम करे, या कांग्रेस को पहुंचाएगी या बीजेपी को, ये जनता को चुनना है। ये पार्टी नहीं तय कर सकती तिलक भाई, जो ये बैठ करके कह रहे हैं कि कांग्रेस सुपड़ा साफ कर देगी। जनता ने ही, आप देखिए ना पिछले 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी को कहां पहुंचाया। आज तक इतिहास में रिकॉर्ड है कि कोई इतनी बड़ी जीत दिल्ली में हासिल नहीं कर पाया जो आम आदमी पार्टी ने की है। तो आगे भी आम आदमी पार्टी को जनता पर ही भरोसा है और जनता ही हमें आगे लेकर के आएगी। उपाध्याय जी देखिए तिलक जी, तो हम लोग विधानसभा चुनाव में थोड़ा गठबंधन का लिहाज कर रहे थे, लेकिन केजरीवाल जी ने जो प्रधानमंत्री अमित शाह जी के साथ फोटो खिंचवाई भाई, जो पार्टी दिल्ली में 0 सीट लेकर के आती है उसके साथ विधानसभा में आम आदमी पार्टी गठबंधन करेगी। दिल्ली की जनता भरोसा करती है, तो वो ऐसी कांग्रेस के साथ दिल्ली में क्यों गठबंधन करके जाएगी? और वो लोकसभा का गठबंधन है। तो देखिए कांग्रेस आज 3 में है, 13 में है, और ये चाहे पिछले साल है, कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाई है दिल्ली में। एक मिनट, ये समझ में नहीं आता ये रिश्ता क्या कहलाता है। तिलक जी, ये अंग्रेजी में कहावत होती है, डिप्लोमेटिक टर्म होती है, क्विड प्रो क्यू। जो दिखता है वो होता नहीं है, तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें ये दूंगा। वो क्या रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस जो है ट्रेलर दिखा रही है आम आदमी पार्टी को, जो तुमने पंजाब में किया था हम तुम्हें को दिल्ली में वापस करेंगे। जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका ने आर्मी इसलिए भेजी थी क्योंकि वियतनाम में रशिया ने आर्मी भेजी थी। तो ये पंजाब का चुनाव भी आने वाला है। अभी कांग्रेस पार्टी केजरीवाल जी को घेर के दिखा रही है यहाँ पर, जो तुम्हें लगता है कि पूर्ण राज्य है पंजाब, कि वहां पर तुमने जो वापस किया था वापस देंगे। गुजरात के अंदर कांग्रेस की स्थिति खराब करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग थे, आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल जी थे। तो वो केजरीवाल जी को दिखाया जा रहा है आईना। ये नेशनल लेवल पे एक बड़े नेता कह रहे हैं कि एक हम गठबंधन में है, गठबंधन में रहेंगे, लेकिन ये राज्यों के अंदर केजरीवाल जी अब ग्राफ नीचे आएगा। कहीं पर भी इलेक्शन लड़ने पहुंच जाते हैं जैसे, ये उसके ऊपर ब्रेक लगेगी, वो दायरा सीमित होगा। जैसे उत्तराखंड में था, उत्तराखंड में अब आम आदमी पार्टी का संगठन ही दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई था? तो वहां पर नुकसान किसका करके आए थे? केवल कांग्रेस पार्टी का कर आए थे। नहीं, वहां तो सीएम कैंडिडेट ही वो बीजेपी में चला गया। जी हाँ, वहां तो सीएम कैंडिडेट ही बीजेपी में चला गया। तिलक भाई, लेकिन कांग्रेस तो उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाई। चलिए आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों है? उनके नेता कब कहाँ चले जाते हैं? देखिए ना, वो विषय नहीं है ना आज का, वो विषय नहीं है। वो कांग्रेस जाने, मैं वो बात नहीं कर रहा। आप कांग्रेस की चिंता छोड़िए, कांग्रेस जाने अपना,
आप कांग्रेस की चिंता छोड़िए। नहीं, कांग्रेस की चिंता नहीं, आम आदमी पार्टी पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो कांग्रेस को बर्बाद कर रही है, कांग्रेस को इसलिए बर्बाद हो रही है कि आम आदमी पार्टी, भाई आम आदमी पार्टी तो अपना एक राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस चुनाव जीते ना, जल्दी से मना नहीं किया ना इसको। उपाध्याय जी का वो प्रश्न छूट गया है बीच में। तिलक जी चाहे देखिए, अगर हमें क्षेत्रीय दलों की राजनीति को समझे ना हम, तृणमूल कांग्रेस अपने आप में बहुत बड़ी है, बिहार के बॉर्डर लगते हैं बंगाल के साथ में, वो चुनाव लड़ने नहीं आते। यूपी में समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी है, वो उत्तराखंड में चुनाव लड़ने नहीं जाते। क्षेत्रीय दलों की सीमाएं हैं। अरविंद केजरीवाल जी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये संविधान में लिखा है कि कोई राष्ट्रीय पार्टी जहाँ संविधान के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं करती है। लॉजिकल बात है परमवीर जी, ये पार्टी का अपना सोचना है कि उसे कहाँ चुनाव लड़ना चाहिए, इसके लिए उसको किसी की जान की जरूरत नहीं है। वो जीते या होता है, उसकी जीत और हार है, लेकिन हर पार्टी हर जगह चुनाव लड़ सकती है, ये उसके पास संवैधानिक राइट है। संगीता जी लड़िए, मैं तो कहता हूँ कभी अमेरिका जाके भी चुनाव लड़ लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। संविधान ऐसा अधिकार दे देगा तो हम एक मिनट, अमेरिका वाला विषय जो उपाध्याय जी ने भी उठाया था, उपाध्याय जी पहले वही बात अपनी रख लीजिए, फिर उसके बाद चंद्रभूषण जी को फाइनल कमेंट। लेकिन कोई कहीं से भी लड़ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना परमवीर जी। वहां उत्तराखंड का आपने उदाहरण दिया, मैं बता देता हूं संगीता जी, थोड़ा सा मामला मेरा गूगल वाला नहीं है। इनके ऑफिशियल कैंडिडेट जो सीएम कैंडिडेट थे, उन पर बीजेपी के ही मंत्री ने घोटाले की फाइल खोलने का आरोप लगाया और तब पूरी की पूरी पार्टी चुप रही। दूसरा प्रमाण, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ही यह कहा कि बीजेपी के घर से लिस्ट फाइनल हुई और कर्नल कोठियाल ने उस पर मोहर लगाई। यह हुआ था संगीता जी? कर्नल कोठियाल जी, तिलक भाई जब बीजेपी में चले जाते हैं और नहीं पहले हुआ था या नहीं, से यस और नो? तिलक भाई देखिए, अगर ऐसा ना होता तो 2022 में आम आदमी पार्टी ऐसा ना होता, वैसा आपके ही नेताओं पे आरोप लगे ना। फिर उपाध्याय जी रहेंगे, उपाध्याय जी जो वैलिड सवाल उठाया था उसका उत्तर ले लूं। उपाध्याय जी अपनी बात पूरी करिए अमेरिका वाले मुद्दे पर। देखिए तिलक जी, इधर जिस तरह से हमारे देश का अपमान हुआ है कल, और ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह से हमारी संप्रभुता को चोट पहुंचाने का काम किया, हमारे विश्व गुरु की अवधारणा को चोट पहुंचाने का काम किया, मोदी जी और ट्रंप के दोस्ती और रिश्ते को जो है दागदार करने का काम किया, और हमारे भारतीय नागरिकों को भले वो लीगली न रहे हो, जिस तरह से बांध कर और अपने सेना के जवान, सेना की राहत से हमारे अड्डे को उतारा गया, निश्चित रूप से विश्व में हमारी हंसी बन रही है। इधर की फौज की सूची करता है 10 देशों के बाहर हो चुके हैं। उपाध्याय जी आपने अपनी बात को रखा, ये विषय जो था डिबेट का नहीं था, लेकिन आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया। आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं चंद्रभूषण जी से उसका उत्तर दूंगा, ठीक? लेकिन कृपया बीच में मत बोलिएगा आप। कोलंबिया नहीं ठीक है, आपकी बात आ गई है, अब आपकी बात आ गई ना उपाध्याय जी, प्लीज आपकी बात आ गई। उपाध्याय जी का भी ऑर्डर नीचे रहेगा। चंद्रभूषण जी, जी तिलक जी, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में जंजीरें, विमान अमेरिका का, सैनिक अमेरिका के अमृतसर के लिए उड़ान भरते हैं और अमेरिका के बड़े अधिकारी कहते हैं कि अवैध एलियन है हिंदुस्तानियों को, और इस तरह से भेजा जा रहा है। आपको पीड़ा या शर्म आई इस बात की? नहीं, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इस विषय पर पार्लियामेंट में जो कहा आपने सुन लिया होगा। मुझे अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि उनको जंजीरों में और इस तरह से भेजना ये हमारी उपलब्धि है? देश के विदेश मंत्री ने जब पार्लियामेंट के अंदर सर्वोच्च सदन में इस विषय पर बात रखी है, ये जो बात किसी को समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उस पर क्या कह सकता हूं? तो आप समझा दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि अवैध रूप से हमारी सीमाओं में कोई आया, जैसे अमेरिका कह रहा है, तो उसे हम ऐसे ही हटाएंगे जैसे हटा रहे हैं। क्या अमेरिका ने 2009 से इसी तरह से वीडियो कभी जारी किए हैं, जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं
क्या कह रहे हैं आप बताइए। पर विदेश मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वो वक्तव्य भी इनको समझना चाहिए। नहीं तो आप समझाइए ना सर, अगर आप इसे उपलब्धि मान रहे हैं अपनी। नहीं, कोई उपलब्धियां तो इन लोगों ने कुछ किया होता तो उपलब्धियां होती। किन्होंने? ठीक है, देखिए जो विदेश नीति का हिस्सा है उसको सर ये विदेश नीति, एक मिनट, आप इसे विदेश नीति का हिस्सा बता रहे हैं, क्या कह सकते हैं? यही तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि अमेरिकी विमान में 104 नागरिक, 19 महिलाएं शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा, पैरों में हथकड़ियां, पेड़ियां, जंजीरें, और 40 घंटे की यात्रा में एक शौचालय। आप लोगों को पता तक नहीं चला कि आ रहे हूं। 7,25,000 भारतीय हैं जो अमेरिका से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है उनकी। ये कोई गंभीर विषय नहीं है? नहीं, विषय गंभीर है, उस पर बात करेंगे। तो ये मानवीय व्यवहार है जिसको आप कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं हुआ? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, कोई सम्मान पूर्वक जिस प्रकार वो लोग गए थे तो इस तरह की परमिशन से इन चीजों से तो गए नहीं थे। अब वो क्या विषय है उसको सरकार कैसे देख रही है वो उनका, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्यों टिप्पणी नहीं करना चाह रहे? कोलंबिया ने नाराजगी जताई अपनी, ब्राजील ने आपत्ति जताई, मॉस्को ने बकायदा कहा कि नहीं हम सम्मान के साथ लेंगे, उन्होंने मना कर दिया अपने नागरिकों को इस तरह से लेने से। हाँ, उनको नागरिकों की नहीं सुरक्षा और नागरिकों की और नहीं होगी, वो कर रहे होंगे। हमारी जो सरकार ने किया, नागरिकों को लिया, उनके घर तक ले गए, सर पुलिस घर में सुपर्द किया, सर कैदियों की गाड़ी में, कैदियों की वैन में लेकर के गए, कैदियों की वैन में। हर आदमी हर तरह से वैन क्या है, कैसे लेके गए, क्या लेके गए, किसी को घर तक पहुंचाया गया, ये विषय जो है हमारे तक का नहीं है। इस पर यह देश के विदेश मंत्री जी कोई बात रख रहे हैं और देश किसी और देश से कोई वार्ता कर रहा है तो हमको थोड़ा पेशेंस रखकर उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या भारत सरकार ने एक बार भी ये कहा कि अमेरिका ने हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीरें क्यों डाली? ये गलत है? भारत सरकार को जिस मंच पर और जैसे कहना होगा, भारत सरकार विदेश मंत्रालय अपना पक्ष रखेगा, उस बात को कहेगा। आपको अफसोस हुआ? और जो नहीं, अफसोस नागरिक के तौर पे हर व्यक्ति को होता है, जिसके घर का बालक होगा, जिसके घर की बेटी होगी और जिस देश का होगा। क्यों वो हिंदुस्तानी नहीं थे क्या? या मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तान के कानून के अनुसार किसी देश में जाकर रहना अवैध तरीके से, वैध तरीके से सब नियम कानून बनाए गए हैं। और जो व्यक्ति हमारे देश में है, तो यानी आप ये कह रहे हो कि अगर वो अवैध रूप से रह रहे थे, हिंदुस्तानी थे, तो हमारे देश के नागरिकों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार जायज था? भाई, हमारे देश के नागरिक इस अवैध तरीके से क्यों अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं उनको? और जो तरीके हैं, ये कांग्रेस के रोहिंग्यों जैसा काम नहीं करना चाहिए। जिन्होंने इसमें ये कांग्रेस के जो रोहिंग्ये हैं, मतलब आज आपको भारत के अपमान की चिंता नहीं हो रही? नहीं, भारत के देखिए, भारत किसी चीज को अपनी ना सीमाएं बढ़ाता है, ना अपने लोगों को किसी पर वो करने की वो करता है। भारत इतना सौपूर्ण है जो दूसरों को अपनी जगह देता है और अपने में समाहित करता है। भारत किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं बना है। आज आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस होना चाहिए? होना चाहिए हर व्यक्ति। हाँ, तो आप भारतीयों को भगोड़ा क्यों कह रहे हैं? यदि जो यहाँ पर आए हैं जो व्यक्ति अमेरिका से, उनको भी गर्व होना चाहिए कि वो सुरक्षित रूप से अपने देश में मानवीय तरीके से लाए गए, उस पर भी गर्व होना चाहिए। हद है, हद नहीं। इस पैरों में बेड़ियां डाल करके आपने तो भारत में लाने के बाद भी उनका सम्मान नहीं किया, उनको कैदियों की गाड़ी में क्यों भेजा? आप भारत में तो उनका सम्मान अरे जो लोग रोहिंग्यों का सम्मान कर रहे हैं उनको क्या बताया जाएगा? वो देश को सुरक्षित करने की ओर चल रहे हैं। इस देश में कानून है। एक मिनट हमें अपनी विदेश नीति का सम्मान करना चाहिए। एक मिनट उपाध्याय जी, ऑडियो नीचे, संगीता जी का ऑडियो नीचे। एक मिनट, ये रोहिंग्या नहीं है ना चंद्रभूषण जी? अब इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है मैं जानता है। लाइव में आंकड़ा आया है कि मोदी शासन काल में 12,400
12,442 भारतीय वापस भेजे गए हैं सिर्फ मोदी शासनकाल में अमेरिका से। ये 2014 के बाद से इनकी संख्या लगातार बढ़ी है। सर ये फिर कैसे ट्रंप के साथ हमारी दोस्ती है? तिलक जी, विषय पर कि हम कहें कि अब की बार ट्रंप सरकार, हम क्यों कहें? कहा भारतीय गया? जनता पार्टी कह रही है क्या भारत सरकार कह रही थी क्या ट्रंप सरकार? ये देखिए, ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ट्रंप सरकार कह रही थी या भारत सरकार कह रही थी, ये सब लॉजिकल चीजें हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक। और ये उन भारतीयों को तो अस्तित्व है जो आए हैं। भाई अस्तित्व नहीं होता तो यहाँ भारत में क्यों आते? उनकी पहचान हुई कि वो किस जिले के हैं, किस गांव के हैं, किस प्रदेश के हैं। ओके उपाध्याय जी, आपने प्रश्न उठाया था, मैंने इसलिए इस कार्यक्रम को उसका हिस्सा बनाया, इसलिए हमने उनको एक्सेप्ट किया। बहुत सारे उपाध्याय जी का ऑडियो उठाइए प्लीज, फाइनल कमेंट उपाध्याय जी। देखिए तिलक जी, कुल मिलाकर के दिल्ली चुनाव का जो बहस हो रही थी, एग्जिट पोल कभी बहुत बार सही साबित नहीं हुए हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि हमारी वहाँ उपस्थिति बढ़िया दर्ज होगी और हम सरकार बनाएंगे। हम सरकार नहीं, ठीक है, सरकार बनाओ मत बनाओ अब वो एक अलग विषय है। अब वो तो 8 तारीख को पता चलेगा। आप और हम बैठ के तो तय कर नहीं सकते है ना। तो आपने दावा किया कि भाई 20 से 25 सीटें हमारी आ रही हैं, तो अब देखते हैं। थैंक यू सो मच संगीता जी, परमवीर जी, चरण भूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।